हेलो गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। जी हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का चैप्टर 6 पार्ट 6 हम लोग करने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम लोग आज फिर से 40 से 50 क्वेश्चंस को करेंगे, हर एक प्रकार की ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेगा आपके बोर्ड्स के लिए उसको भी हम लोग मार्क करते चलेंगे। तो आप लोग में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। आप लोग देखिए, ये रहा टेलीग्राम और सेम यूज़र नेम है द स्किल सेज। आप लोग वहाँ से आप लोग कोई भी पीडीएफ इस स्किल सेज का आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज चैप्टर 6 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे है कि द एम्बलम ऑफ डेस हैज़ अ वर्ल्ड मैप विद ओलिव ब्रांचेस अराउंड इट सिग्निफाइंग द वर्ल्ड पीस। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है? इसका आंसर तो यहाँ पे ठीक है, यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है तो आप लोग जान गए कि यूनाइटेड नेशन इसका आंसर होगा। बट इस क्वेश्चन से आपका ये इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा आपका है, इसको आप लोग सबसे पहले स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका इसी प्रकार किसी दूसरे मैप का, किसी दूसरे फ्लैग का, किसी दूसरे एम्बलम का आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लोगो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में यहाँ पे है कि बोटरुस घाली डिक्लेयर द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट। बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसको इलीगल एक्ट कौन बताया था? आप लोगों को अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि रीराइट करना है, यानी कि स्टेटमेंट को सही करके लिखना है। यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डिस्कस्ड एंड डील्ड विद द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये गलत है, ये जो इश्यूज है ये यूएनएससी में होता है, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वार एंड पीस एंड डिफरेंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस्ड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस तरह से भी देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप लोग को एक नेशन के ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि यूएन का ऑर्गेनाइजेशन का आपको उसका फंक्शन नहीं पता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला है कि यूएन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर क्या है? तो वो होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल यूएन का कौन है। सेकेंड में आपका है कि प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स। तो कौन प्रोवाइड करता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल को सेट करता है। और अनमैच फाइनेंशियल पावर, सबसे बड़ा इकोनॉमी विश्व का कौन सा देश है? तो वो है यूएसए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो गया और आप लोग को पता चल रहा है कि अहमियत पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन एंड व्हाई डिड लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश्ड। देखो, लीग ऑफ नेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वार टू प्रोवाइड फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यानी कि जो आगे कुछ युद्ध ना हो उस चीज़ के लिए लीग ऑफ नेशन का क्रिएट किया गया था, बट ये फेल हो जाता है और बाद में लीग ऑफ नेशन को ही आप लोग बोल सकते हैं डेवलप करके यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है। सो व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश, ये क्वेश्चन आता है कि जब यूनाइटेड नेशन बना तो वो कब बना? 24 अक्टूबर 1945। इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इस दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन आपका आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसको कौन कौन सा फाउंडिंग स्टेट था? तो फाउंडिंग स्टेट टोटल 51 फाउंडिंग स्टेट्स था और इसमें से इंपॉर्टेंट देश कौन थे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में? तो टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो अब यहाँ पे जब ये परमानेंट मेंबर का बात चला ही है तो यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा कंट्रीज परमानेंट मेंबर है। तो 5 कंट्रीज जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर में आते हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। तो देखो यहाँ पे 2 यूरोपियन कंट्रीज है, एक एशियन कंट्री है, ठीक है। एक ये भी यूरोसिया में आ जाता है, रशिया भी है, एक एशिया ही कह सकते हो, और एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आप लोग को देखने को नहीं मिलता है।
तो इसी प्रकार 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, जिसमें से उनका 2 साल का टर्म होता है, ठीक है, और इनका तो अनलिमिटेड टर्म है। 11th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशन हैज़ बाय 2006। तो 2006 तक यूनाइटेड नेशन में 192 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है, और जो ये 193 मेंबर्स हुआ था वो इंक्लूड हो गया था 2017 में। और वो कौन सा कंट्री था आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, जो 193rd कंट्री बना यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। 30 नंबर आपसे क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर कौन है। तो ऊपर भी देखे थे मैच द फॉलोइंग में, वो क्या है, वो है रिप्रेजेंटेटिव हेड यूनाइटेड नेशन का, उसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। हु इज़ यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव हेड। तो पहले आपसे पूछे थे कि नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी हेड कौन हो जाएगा, सेक्रेटरी जनरल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव भी वही होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट हेड कौन है, अंटोनियो ग्यूटरस, ठीक है। यहाँ पे ग्यूटरस छूट गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंडिया कब बना था यूनाइटेड नेशन का। तो इंडिया स्टार्टिंग में ही बन गया था। देखो 24 अक्टूबर को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन, और 30 अक्टूबर को इंडिया बन जाता है यूनाइटेड नेशन का मेंबर। तो यहाँ पे चीफ ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन का चीफ ऑब्जेक्टिव बताइए। तो बहुत ही 2 चीफ ऑब्जेक्टिव है, एक तो है कि कन्फ्लिक्ट को रोकना है, ठीक है, और दूसरा है कि जो भी स्टेट्स है उनके बीच में क्या करना है, कोऑपरेशन लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका रोल क्या है। तो आप लोग को बताना है कि ये कब फाउंड हुआ था, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मैनेज करे और बहुत सारे कंट्रीज को टेक्निकल या फाइनेंशियल प्रोवाइड करे, हेल्प करे, एड करे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी मेंबर नेशन ऑफ IMF आर देयर। तो अभी आपसे पूछे थे कि कितने मेंबर है, तो टोटल 189 मेंबर है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNHCR, ये सब का मतलब नहीं है, बट आपको WHO का फुल फॉर्म और आपको उसका इस्टेब्लिशमेंट याद रखना पड़ेगा। तो यूनेस्को क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ आप लोग बहुत ही ज़्यादा सुनते होंगे, ये क्या है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है, बच्चों को हेल्प करने के लिए। फिर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, और ये UNHRC, ये है HCR। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट देखिएगा तो अच्छा से याद रखिएगा, ये है ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। 25th क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन कब हुआ था। तो ये फाउंडेशन हुआ था 1945 में ही, ठीक है, 24 अक्टूबर। मेंशन एनी 2 ह्यूमन राइट्स इन पॉलिटिकल रीजन। तो पॉलिटिकल रीजन में 2 ह्यूमन राइट्स आप लोग जान रहे हैं, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज अ मीट अ कॉन्फ्रेंस, कुछ भी कह सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, या राइट टू स्पीच जो आप लोग जो बोलते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IMF, ये IME हो गया है, गलती है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसमें टोटल 189 मेंबर स्टेट्स है। वन फंक्शन ऑफ WTO, तो जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका रूल्स, रेगुलेशंस, रिमार्क्स, सब चीज़ बेंचमार्क यही सेट करता है। व्हाट आर द कंप्लेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट WTO। तो ये कि नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, तो इसको लेकर कंप्लेंट है। और दूसरा क्या है कि बिंग पुश टुवार्ड्स दी बिग इकॉनमी, जो बड़े बड़े इकॉनमी है उनको तरफ जाना पड़ता है, असिस्टेंट लेना पड़ता है, हेल्प वगैरह लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज और कंप्लेंट्स है छोटे छोटे कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ इंटरडिपेंडेंस। So growing connection and links between societies and issues are called interdependence। तो आप लोग बस इतना लिखिएगा, ठीक है, और इसका एग्जांपल दे दीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। Mention any names of 2 NGOs that campaigns for the protection of human rights। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। अगर आप लोग को पता है कि ये क्या है, ठीक है, प्रॉपर डिफिनीशन, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो हम लोग आगे इसको जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो आप लोग को पता रहना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हेन एंड व्हाई वाज UN फाउंडेड। UN तो फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945, बट ये क्यों फाउंड किया गया था, इससे पहले इसका देख लेते हैं हेड ऑफिस कहाँ है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और न्यूयॉर्क तो अमेरिका में आप लोग को पता ही है। तो इसको देखें अगर तो 2017 तक में टोटल 193 मेंबर स्टेट हो गए थे,
और इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि आगे कोई वार ना हो। और आप लोग देखिए तो वर्ल्ड वार अभी तक नहीं हो पाया है 1945 के बाद, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा है, बट अब देखें तो इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो इसका रिजर्वेंस है, ये कहीं ना कहीं इसका आइडेंटिटी जो है, पहचान है, वो डिटोरिएट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है कि मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कमिंग जनरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम वार्स। देखिए ये भी आप लोग लिख सकते हैं, तो मतलब किसी प्रकार का आपको बस 2 मेजर चीफ ऑब्जेक्टिव आप लोग को लिखना पड़ेगा। एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप टू बी डेवलप्ड अमंग द नेशन। जो भी नेशन डेवलप कर रहे हैं उनके मतलब आसपास नेबरहुड रिलेशन काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। लाइक कहता है ना कि पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, तो कुछ उसी प्रकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो देखो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन टोटल 6 है। कितने हैं? तो प्रिंसिपल ऑर्गन टोटल 6 हैं। एक जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसॉक। तो इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस तरह से भी आप लोग से पूछ सकता है, फुल फॉर्म या डिफिनीशन वगैरह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत तरह का घुमा के पूछता है क्वेश्चन। तो आप लोग को बस माइंड में आप लोग को परेशान नहीं होना है, बस देखना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। आराम से सोचिएगा तो आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। फिर आपका एक ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप लोग यहाँ पे बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन कौन जा सकता है, ठीक है। और लास्ट इसका होता है सेक्रेटरीट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक बॉडी है, एक ऑर्गन है। लिस्ट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूएन। देखो अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन था, अब यहाँ पे कंपोनेंट था, इसलिए हम ये क्वेश्चन डालें कि आप लोग को पता रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है कि 4 कंपोनेंट क्या है। तो जो ऑर्गन्स है वही कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो आपसे 4 क्या 6 भी पूछ सकता है, तो आप लोग उसको लिख के आइएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो देखो पहला ही क्वेश्चन था हम लोग का, कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। नया नया टॉपिक ये ऐड हुआ है, ब्रिक्स वगैरह, तो उस सब का भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो लोगो है यूनाइटेड नेशन का, तो वो एक वर्ल्ड मैप है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ऑलिव ब्रांचेज है, ये क्या क्या आ जाता है बीच में, देखो इसमें जो ऑलिव ब्रांचेज है ये सिग्निफाई कर रहा होता है वर्ल्ड पीस को। ये मेन एम्बलम है या लोगो है यूनाइटेड नेशन का, और यही इसका और बोलते थे मैसेज भी है। देखिए अब यहाँ पे आपका है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ये एक ह्यूमन राइट्स एनजीओ है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है, और ये क्या करता है, कैंपेन करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये प्रमोट करता है हर एक ह्यूमन बींग्स के राइट्स को, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट्स को, और यूनिवर्सल डिक्लेयर करता है इस चीज़ को। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल। यानी कि इनका ये कहना है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि आप किसी का राइट्स बिगाड़िएगा तो उनका भी राइट्स बिगड़ेगा और फिर आपका भी हानि हो सकता है। इट प्रिपेयर्स, और देखो यही एक एनजीओ है इंटरनेशनल जो कि रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, और पब्लिश भी करता है। आपसे पूछ भी सकता है कि नेम एन एनजीओ और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस रिपोर्ट। तो आप लोग याद रखिएगा वो हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ना कि ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। और गवर्नमेंट आर नॉट हैप्पी विद दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट पब्लिश कर देता है, तो जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का मिसकंडक्ट है उसको वो लोग दिखाए। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च बेस पे रहता है, और पूरा एडवोकेसी रहता है ह्यूमन राइट्स का, इसलिए बहुत सारे कंट्री परेशान रहते हैं इस रिपोर्ट से लेकर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का, इसमें किसको वीटो पावर है। तो देखो वीटो पावर उसी को मिलता है जो परमानेंट मेंबर है, और टोटल परमानेंट 5 मेंबर है, आप लोग को पता ही है। और उन्हीं 5 कंट्री के पास क्या है, वीटो पावर है। तो वीटो पावर होता क्या है, अब वीटो पावर का बात कर ही लिए तो ये होता क्या है। देखो वीटो पावर जो है ये कह सकते हो एक निगेटिव वोट है। लाइक एक प्रपोजल आया कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, जहाँ पे तीस्ता रिवर को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा। अब ये मान लो कि ये पक्ष यूनाइटेड नेशन में चला गया, तो वहाँ पे 5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर हैं वो वोट करेंगे कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मान लो कि 4 कंट्री वोट कर दिए और एक कंट्री वोट नहीं किया, ठीक है, यानी कि एक
मतलब सारी कंट्री एक्सेप्ट कर लिए, बट कोई कंट्री वीटो कर देता है तो वो प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन या फिर मतलब उस तरह से फंड वगैरह नहीं मिलेगा। अब मतलब अगर बांग्लादेश और इंडिया मिल के चाहे बनाना तो वो बना सकता है, बट इंटरनेशनल फंड यूएन के तरफ से नहीं मिलेगा। तो ये होता है वीटो पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि वीटो पावर क्या है, एक पावर है जो कि परमानेंट मेंबर को मिलता है, तो कि प्रिवेंट करता है डिसीजन लेने में। कोई भी डिसीजन हो, कोई किसी भी प्रकार का डिसीजन हो सकता है, उसको फेवर में अगर करना है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं फेवर में करना है तो वीटो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच आर द एजेंसीज दैट डील विद द इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इन यूनाइटेड नेशन। तो देखो ये सब जो इसका बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, ये सब डील करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से, लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP, आप लोग क्लास 9th 11th में भी पढ़े होंगे, यूनाइटेड नेशंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, UNHRC है, SCR है, यूनिसेफ है, और यूनेस्को के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स वॉच। तो देखो हम लोग बताए थे कि 2 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। तो देखो ये भी क्या है, एक NGO है, और ये NGO क्या करता है, ये रिसर्च करता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, उनका एडवोकेसी भी रहता है, और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है US का। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लोबल मीडिया का अटेंशन क्रिएट करता है, लाता है ह्यूमन एब्यूजेस के प्रति, कि जहाँ पे भी ह्यूमन एब्यूज़ हो रहा है वहाँ पे वर्ल्ड का फोकस लाता है कि देखिए इस कंट्री में ह्यूमन एब्यूज़ हो रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, और ये हेल्प करता है बड़े बड़े कंट्रीज़ को कोलाइशन में हेल्प करने में, बनाने में, ताकि ये सब जो ह्यूमन एब्यूज़ होता है उसको रोका जा सके। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच। तो 2 ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो पहला है कि ये क्या करता है, रिकमेंड करता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और इम्प्लीमेंट करना होता है कोई भी पॉलिसी वगैरह किसी भी कंट्रीज़ में। ठीक है, और सेकेंड है कि डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पे भी हो रहा है किसी भी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से बिल्कुल उसको हटा देना है। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका ह्यूमन राइट्स वॉच का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि IAEA क्या है। अब देखो IAEA क्या है, तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, और इसका भी लोगो आपका है, तो आप लोग लोगो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम लोग जब मैप्स का, कार्टून्स का, कार्टून वाले क्वेश्चन में जब हम लोग सीरीज चालू करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस जरूर करेंगे। वाई इज हैट बीन फॉर्म्ड। तो देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि क्यों फॉर्म किया गया। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसलिए बस इसी चीज़ के लिए IAEA का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डू यू मीन बाय IAEA। ठीक है, तो अब IAEA का आप लोग लिख सकते हैं कि कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म हुआ था ना, ये एक प्रपोजल था, पीस प्रपोजल, किनका, US प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर का। ठीक है, और एटम्स को लेकर, तो इसी से यही प्रपोजल बाद में जाके क्या बन जाता है, एक एजेंसी बन जाता है जो कि प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर का मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और उसको बोला जाता है कि पीसफुल पर्पज़ के लिए आप लोग न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि WTO क्या है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स रेगुलेशन बनाता है ग्लोबल ट्रेड को लेकर। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। ठीक है, और जो WTO है ये डायरेक्ट WTO नहीं था, लाइक लीग ऑफ नेशन जैसे पहले था, वो जाके क्या बनता है, यूनाइटेड नेशन बनता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार WTO GATT से था। ठीक है, पहले क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, और उसी का सक्सेसर है WTO। ठीक है, और आप लोग अभी सर्च कीजिएगा गूगल को तो आपको पता चलेगा कि WTO जो है अभी भी वो WTO 2 बॉडी है। ठीक है, एक GATT है, और सेकेंड क्या है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आप लोग को ये याद रखना है GATT। और जितना भी डिसीजन लिया जाता है ग्लोबल ट्रेड को लेकर, ठीक है, जो भी मेजर पावर हो, लाइक US, यूरोपियन यूनियन, जापान वगैरह, ठीक है, तो उन सब का सब फॉलो करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और टोटल इसमें 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, तो जिसके कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं और कंप्लेंट वगैरह करते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 फंक्शंस बताना है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और आप लोग ये से अब इस क्वेश्चन से आप लोग याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक कब बना था, कैसे बना था, इसमें कितने मेंबर्स हैं, उसका लोगो क्या है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक का मेन फंक्शन यही है कि लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ वगैरह को जो भी मेंबर है, और ऑल्सो हेल्प फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फंड्स वगैरह भी फ्री में देता है उस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बोल सकते हो कि डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ये पैसा वगैरह देता है।
तो इसी प्रकार ये आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है। और आप लोग बताइए कि ये लेक्चर, ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन अगर अनटच रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ।